मुस्कुराता उसके सामने पहुंचा तो उसने भी मुझे फौरन पहचान लिया। हमने बड़े अपनेपन के साथ हाथ मिलाया और हंसते मुस्कुराते एक दूसरे के बारे में जानकारी का आदान प्रदान करने लगे। तुम यहाँ दिल्ली में कैसे नजर आ रही हो? मेरे पति को यहाँ नई जॉब मिली है। क्या पति को घर छोड़कर केश कटवाने आई हो? नहीं भाई, वे मुझे यहाँ छोड़कर किसी दोस्त से मिलने गए हैं। बस अब लेने आते ही होंगे। तुम बताओ जिंदगी कैसी गुजर रही है? ठीक ठीक सी गुजर रही है। तुम्हारी पत्नी क्या करती है? अंजू नौकरी करती है। तुम तो कहा करते थे कि पत्नी को सिर्फ घर गृहस्थी की जिम्मेदारियां संभालनी चाहिए। फिर अंजू को नौकरी कैसे करा रहे हो? उसने हंसते हुए पूछा। मैं तो अभी भी यही चाहता हूँ कि अंजू घर में रहे, पर आज की महंगाई में डबल इनकम का होना जरूरी है। बच्चे कितने बड़े हो रहे हैं? हमारा 1 बेटा है समीर, जो पिछले महीने 6 साल का हुआ है। उसके लिए भाई या बहन अभी तक क्यों नहीं लाए हो? अरे, दूसरे बच्चे की बात ही मत छेड़ो। आजकल 1 बच्चे को ही ढंग से पालना आसान नहीं है। तुम अपने बारे में बताओ। मैं तो कोई जॉब नहीं करती हूँ। पति सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। 3 साल अहमदाबाद में रहे। अब यहाँ दिल्ली की एक कंपनी में जॉब शुरू करने के कारण 2 महीने पहले यहाँ आए हैं। अभी तक मन नहीं लग रहा था, पर अब तुम मिल गए हो तो अकेलेपन का एहसास कम हो ही जाएगा। कब मिलवा रहे हो अंजू और समीर से? संजीव, बहुत जल्दी मिलने का कार्यक्रम बना लेते हैं। तुमने अपने बच्चों के बारे में तो कुछ बताया नहीं। मैंने जानबूझकर विषय बदल दिया। मेरी 2 बेटियां हैं, श्वेता और शिखा। श्वेता स्कूल जाती है और शिखा अभी 2 साल की है। बहुत अच्छा मेंटेन किया हुआ है तुमने खुद को। कोई देखकर कह नहीं सकता कि तुम 2 बेटियों की मम्मी हो। थैंक यू। मैं नियम से डांस करती हूँ। कोई टेंशन नहीं है, इसलिए स्वास्थ्य ठीक चल रहा है। मेरे मुंह से अपनी प्रशंसा सुन वह खुश होकर बोली, वैसे तुम भी बहुत जंच रहे हो। तुम्हें देखकर कोई भी कह सकता है कि तुमने जिंदगी में अच्छी तरक्की की है। थैंक यू। ये शायद तुम्हारे पति ही हमारी तरफ आ रहे हैं। अपनी तरफ एक ऊंचे कद व आकर्षक व्यक्तित्व वाले पुरुष को आते देखकर मैंने कहा। आत्मविश्वास से भरा वह व्यक्ति मानसी का पति रोहित ही निकला। उसने रोहित से मेरा परिचय कॉलेज के बहुत अच्छे दोस्त के रूप में कराया। रोहित ने बड़ी गर्मजोशी के साथ मुझसे हाथ मिलाया। फिर हम दोनों एक दूसरे के काम के विषय में बातें करने लगे। मानसी अब चुप रहकर हमारी बातें सुन रही थी। करीब 15 मिनट बातें करने के बाद रोहित ने विदा लेने को अपना हाथ आगे बढ़ा दिया और बोला, संजीव, तुम्हें अपनी वाइफ और बेटे के साथ हमारे घर बहुत जल्दी आना ही है। मानसी को अपने शहर में बोर मत होने देना। हम बहुत जल्दी मिलते हैं, मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अपना मोबाइल नंबर तो दो, नहीं तो एक दूसरे के संपर्क में कैसे रहेंगे। मानसी को याद आया तो हमने एक दूसरे के मोबाइल नंबर ले लिया। वे दोनों अपनी कार में बैठे और हाथ हिलाते हुए मेरी आंखों से ओझल हो गए। मैंने डिपार्टमेंटल स्टोर से घर का सामान खरीदा और अपनी 2 साल पुरानी कार से घर आ गया। आप कहाँ अटक गए थे? मुझे मशीन लगानी थी, पर बिना वॉशिंग पाउडर के कैसे लगाती? अंजू मुझे देखते ही नाराज हो उठी। मशीन अब लगा लो, खाना देर से खा लेंगे, मैंने उसे शांत करने के लिए धीमी आवाज में जवाब दिया। कितनी आसानी से कह दिया कि मशीन अब लगा लो। मैं नहा चुकी हूँ और समीर को तो सही वक्त पर खाना चाहिए ही। अब खाना बनाऊं या मशीन लगाऊं? उसका गुस्सा कम नहीं हुआ था। इतनी गुस्सा क्यों हो रही हो? तुम मशीन लगा लो, आज लंच करने बाहर चलते हैं। अपना पेट खराब करने के लिए मुझे बाहर का खाना नहीं खाना है। आप ये बताओ कि अटक कहाँ गए थे? अटका कहीं नहीं, ऐसे ही विंडो शॉपिंग करते हुए समय का अंदाजा नहीं रहा।
न जाने क्यों उसे मानसी और रोहित से हुई मुलाकात के बारे में उस समय कुछ बताने को मेरा मन नहीं किया। अंजू ड्राइंग रूम में समीर द्वारा फैलाई चीजें उठाने के काम में लग गई। अब उसका ध्यान मेरी तरफ न होने के कारण मैं उसे ध्यान से देख सकता था। कितना फर्क था मानसी और अंजू के व्यक्तित्व में। शादी होने के समय वह आकर्षक फिगर की मालकिन होती थी, पर अब उसका शरीर काफी भारी हो चुका था। चेहरे पर तनाव की रेखाएं साफ पड़ी जा सकती थीं। उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। समीर के होने के समय से उसे पेट और कमर दर्द ने एक बार घेरा तो अब तक छुटकारा नहीं मिला है। अंजू की मानसी से तुलना करते हुए मेरा मन अजीब सी खिन्नता महसूस कर रहा था। रोहित और हमारे आर्थिक स्तर में खास अंतर नहीं था, पर हमारी पत्नियों के व्यक्तित्व कितने विपरीत थे। मेरा चेहरा सारा दिन मुरझाया सा रहा। रात में भी ढंग से नींद नहीं आई। मानसी का रंगरूप आंखों के सामने आते ही बगल में लेटी अंजू से अजीब सी चिढ़ हो रही थी। किसी से अपनी हालत की तुलना करके दिमाग खराब करने का कोई फायदा नहीं होता है। खुद को बार बार ऐसा समझाने के बाद ही मैं ढंग से सो पाया था। मेरे पास मानसी का 2 दिन बाद ही ऑफिस में लंच के समय फोन आ गया। अपने घर का पता बताओ। हम आज रात को अंजू और समीर से मिलने आ रहे हैं। उसकी यह बात सुनकर मैं बहुत बेचैन हो उठा। आज मत आओ, अंजू को अपने भाई के यहाँ जाना है। मैंने झूठ बोलकर उनके आने को टाल दिया। चलो, उनसे मिलने फिर किसी और दिन आ जाएंगे, पर तुम अपना पता तो लिखवा ही दो। मैं उसे घर बुलाना नहीं चाहता था, पर मजबूरन उसे अपना पता लिखवाना पड़ा। मैंने उससे ज्यादा बातें नहीं की। कहीं मन ही मन मैंने यह फैसला कर लिया कि मैं उनके साथ ज्यादा घुलने मिलने से बचूंगा। फिर मैं शनिवार की शाम को ऑफिस से घर पहुंचा तो वे दोनों मुझे ड्राइंग रूम में बैठे मिले। अंजू उनसे बातें कर रही थी। मानसी के सामने वह बहुत साधारण सी नजर आ रही है। ऐसी तुलना करते ही मेरा मन उखड़ सा गया। तभी मैं एकदम चुप सा हो गया। मेरे मुकाबले अंजू उन दोनों से वार्तालाप करने की जिम्मेदारी कहीं ज्यादा बेहतर ढंग से निभा रही थी। मानसी ने अचानक मुझसे पूछ ही लिया, इतने उदास क्यों दिख रहे हो, संजीव? सिर में दर्द हो रहा है। आज ऑफिस में काम कुछ ज्यादा ही था। मुझे यूं झूठ बोलना पड़ा तो मेरा मन और बुझा बुझा सा हो गया। जब हमारे पास कार नहीं थी तो आप कार की कितनी बुराई करते थे। कार के पुर्जे महंगे आते हैं, सर्विसिंग महंगी होती है, पेट्रोल का खर्चा बहुत बढ़ जाता है। मुझे ड्राइव करना अच्छा नहीं लगता और भी न जाने आप क्या क्या कहते थे। तुम कहना क्या चाह रही हो? पहले एक और बात सुनो और फिर मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी। जब समीर के एडमिशन का समय आया तो आप महंगे पब्लिक स्कूलों के कितने नुक्स गिनाते थे। वहां पढ़ने वाले अमीर माँ बाप के बच्चे छोटी उम्र में बिगड़ जाते हैं। बच्चे को अच्छे संस्कार घर में मिलते हैं, स्कूल में नहीं। जैसी दलीलें देकर आपने मेरे मन को शांत और खुश रखने की सदा कोशिश की थी। मैं जो कहता था वह गलत नहीं था। मैं यह नहीं कह रही हूँ कि आप गलत कहते थे। मैं वही कह रही हूँ जो मैंने शुरू में कहा था। मेरे मन की सुख शांति के लिए आप दलीलें गढ़ सकते हो, लेकिन ऐसे मौकों पर आपकी जबान जो कहती है वह आपकी आंखों के भावों से जाहिर नहीं होता है। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही हैं। देखिए, जब आप कार की बुराई करते थे तब हम कार नहीं खरीद सकते थे, लेकिन जब कार घर में आई तो आप कितने खुश हुए थे। फिर जब समीर को अच्छे स्कूल में एडमिशन मिल गया तो भी आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा था। अब ये भी समझा दो कि तुम ये पुरानी बातें आज क्यों उठा रही हो, क्योंकि आज भी आपकी जबान पर कुछ और है और दिल में कुछ और। आज भी मेरे मन के सुकून की खातिर आप मानसी जैसी सुंदर, स्मार्ट महिला की बुराई कर रहे हो।
लेकिन कल रात मैंने देखा था कि जब भी आप सहज होकर उससे बातें करते थे तो आपकी आंखें खुशी से चमक उठती थीं। सच्चाई ये भी है कि मानसी के मुकाबले में मोटी और अनाकर्षक लगती हूँ। तभी अपनी पुरानी आदत के अनुरूप आपने अपना सुर बदल लिया है। लेकिन क्या? लेकिन आप मुझे हीनभावना का शिकार बनने से बचाने के लिए न मानसी की बुराई करो और न ही उनके साथ परिचय गहरा करने से कतराओ। कार और समीर के एडमिशन का संबंध हमारी माली हालत से था, पर यह मामला भिन्न है। मैं भली प्रकार समझती हूँ कि अपने व्यक्तित्व को आकर्षक बनाने का प्रयास मुझे ही करना होगा। तभी मैंने अपने में बदलाव लाने की कमर कस ली है। यार, तुम तो बहुत समझदार हो, मैंने दिल से उसकी प्रशंसा की। और प्यारी भी तो कहो, अंजू इतरा उठी। बहुत बहुत प्यारी भी हो, मेरे दिल की रानी हो। थैंक यू। अगले संडे हम मानसी के घर चलेंगे न? और अभी मेरे साथ पार्क में घूमने चल रहे हो न? जरूर चल रहा हूँ, पर वैसे इस वक्त मैं तुम्हारे साथ कहीं और होना चाहता हूँ। मेरी आवाज नशीली हो उठी। कहाँ? इस रजाई की गर्माहट में। अभी सारा दिन पड़ा है।